वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था फॉर हाइड्रोजन एटम। तो रेडियल वेव फंक्शन जो होता है वो हमें क्या बताता है कि डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर आप ध्यान दें, आपको याद हो तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने साई जो निकाला था वो क्या था, आर एन एल फंक्शन ऑफ आर एंड ए एल एम फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ये सॉल्यूशन किया था हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके अंदर ये रेडियल पार्ट है जो कि क्वांटम नंबर n और l पे डिपेंड करता है, एंड दिस सेकंड पार्ट इज द एंगुलर पार्ट। इसको मैंने इसलिए a लिखा, एंगुलर पार्ट। ये किस पे डिपेंड करता है? क्वांटम नंबर l और m पे, एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ये एंगल है दोनों। तो इसका मतलब है कि जो एंगुलर पार्ट है वो क्या प्रिडिक्ट करता है? शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। फिर से सुनिए, एंगुलर पार्ट जो मैंने टॉपिक का नाम दिया जैसे एंगुलर वेव फंक्शन, ये क्या प्रिडिक्ट करता है? शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड इट्स ओरिएंटेशन इन स्पेस। शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड इट्स ओरिएंटेशन इन स्पेस, ये प्रिडिक्ट करता है एंगुलर वेव फंक्शन। अब यहाँ देखो, मैंने डिफरेंट एंगुलर वेव फंक्शन लिखे हैं। एल की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है, ऑर्बिटल है, और ये उनके कोरस्पोंडिंग एंगुलर वेव फंक्शन है। सबसे पहले ध्यान दीजिए 1s का या कोई भी s का वो वेव फंक्शन है ना। देखो 1/4 पाई पावर 1/2, मतलब यहाँ पर थीटा पाई कुछ भी नहीं है, मतलब एंगल पे इंडिपेंडेंट है। थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, फाई की भी कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही जिसमें एंगल इंक्लूडेड हो। फर्स्ट वाले में देखो। ऐसे ही ये जो तीन वैल्यूज हैं ये कोरस्पॉन्डिंग p ऑर्बिटल की हैं, जैसे pz, px, py। हमने r cos थीटा, r sin थीटा cos फाई एंड r sin थीटा sin फाई ऐसे करके लिखा था लास्ट लेक्चर में अपने। तो यहाँ पर अब वही वैल्यूज की फॉर्म में लिख दिया। जैसे pz है, देखो यहाँ पर cos थीटा आ रहा है, px के लिए sin थीटा cos फाई, py के लिए sin थीटा sin फाई। तो ये तीनों के लिए अलग अलग देखो एंगल की वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब इन तीनों की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगी। जैसे s ऑर्बिटल में देखो, मैंने बोला कि यहाँ पर कोई भी एंगल का टर्म नहीं है। इसका मतलब s ऑर्बिटल की केवल एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है, ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन। जबकि p ऑर्बिटल में 3 हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं जैसे, और तीनों में एंगल की वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस फॉर द p ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही है? तो ये p के कोरस्पोंडिंग है। अब देखो एंगल की वैल्यू अलग अलग होगी, उससे कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि s ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का नहीं है, जबकि p ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का है। उसी तरीके से यहाँ मैंने l की वैल्यू 2 लिखी है ये, और m की वैल्यू 0 है, ये dz² है, उसके लिए ये वैल्यू है। ऐसे ही d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, मैं आगे आपको बताऊँगा उनकी शेप भी अलग अलग होती है कैसे। तो मतलब d ऑर्बिटल भी डायरेक्शनल है। इन द सिमिलर वे f ऑर्बिटल भी डायरेक्शनल है। तो केवल s ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि s ऑर्बिटल के एंगुलर वेव फंक्शन में जैसे हम देख रहे हैं कोई भी एंगल की टर्म ही नहीं है। इसलिए p, d और f जो ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, जबकि ये नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये होते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। अब देखो उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नेक्स्ट टॉपिक भी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स क्या है। सबसे पहले तो एक बात समझिए, हमारे पास एक टर्म होती है साई और एक होता है साई स्क्वायर।
साई इज ए वेव फंक्शन, ये हमें क्या बताता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्या बताता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। साई स्क्वायर जो होता है इसको आप साई स्टार भी लिख सकते हैं। साई स्टार क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। अगर साई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होता है वो साई स्टार होता है। साई स्टार इंटू साई कर लीजिए। अगर साई रियल है तो साई का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो साई का जब प्लॉट करेंगे तब तो वो एक्सिस से नीचे भी जा सकता है, लेकिन साई स्क्वायर का करेंगे तो बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी ये हमेशा ऊपर ही रहता है एक्सिस से। स्क्वायर किसी भी नंबर का, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो साई स्क्वायर जो है ना, ये हमें क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर उसकी अगर हम बात करें, जैसे सपोज यहाँ R है, यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू है, ये हम प्लॉट कर रहे हैं ऐसे 1s ऑर्बिटल के लिए ये। तो ध्यान से समझिएगा इसको। ये R ओरिजिन हो गया, इससे जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हो R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मतलब जब R की वैल्यू लो है तब साई स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी हाई है। मतलब नियर दी न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल में, नियर दी न्यूक्लियस जो साई स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, वो हाई है। फिर जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मूव कर रहे हो, दूर जा रहे हो, तो ये वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू इवन एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस भी जीरो नहीं हो सकती। देयर इज ऑलवेज सम प्रोबेबिलिटी इवन एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो वैल्यू है वो कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगी। तो ये वैल्यू मिनिमम हो सकती है, बहुत ज़्यादा कम हो सकती है ऐसे, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगी। टच करते कभी तो जीरो हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं होती क्वांटम मैकेनिकली। ठीक है, इसी तरीके से ही हम 2s के लिए अगर बनाएं, तो ये वैल्यू इस तरह से आ रही है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये मैंने 2s ऑर्बिटल के लिए बनाया, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ होती है वहाँ नोड होता है। इसका मतलब 2s जो है, 2s ऑर्बिटल, इसके अंदर 1 नोड होता है, जबकि 1s ऑर्बिटल है जो, इसके अंदर कोई भी नोड नहीं है, 0 नोड या नो नोड आप बोल सकते हैं सर। इसी तरह ही हम और अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, रेडियल प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है पहले वो समझिए। रेडियल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ द शेल इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब ये वैल्यू होती है 4 स्क्वायर r स्क्वायर साई स्क्वायर dr। ये वैल्यू है जो, उसको हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी। अब दो फिगर मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, जैसे ये r है, ये साई स्क्वायर है, 1s, और ऐसा ही r है, और यहाँ पर है 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साई स्क्वायर dr।
4 पाई, सॉरी पाई का स्क्वायर नहीं है, पाई। तो ये जो वैल्यू है वो ऐसे, ये भी अगेन 1s के लिए है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझिए। ये था जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है जब आर की वैल्यू मिनिमम है। फिर जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं ये वैल्यू कम हो रही है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ साई स्क्वायर की जगह ये टर्म प्लॉट करता हूँ जिसको मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, यहाँ पर जब आर की वैल्यू 0 है या मिनिमम है उस वक्त ये तो कोरस्पॉन्डिंगली देखें तो मैक्सिमम है और ये क्लोज टू 0 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है देखो, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम वाला जो फैक्टर है नियर द न्यूक्लियस, जब देखो मैंने रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ द शेल इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर की वैल्यू तो रहेगी जो है, लेकिन नियर द न्यूक्लियस जब आर की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी तो जो शेल का वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू यहाँ मिनिमम है। फिर जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये वैल्यू भी देखो इंक्रीज हो रही है, एक मैक्सिमम तक जा रही है और उसके बाद फिर डिक्रीज हो रही है। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर क्या है भाई, हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस से थोड़े डिस्टेंस के बाद या न्यूक्लियस से एक सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस के बाद रेडियल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मतलब वहाँ पर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम है। इसको हम बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये वाला जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमा है, इस डिस्टेंस को आर नोट बोलते हैं। और यही आर नोट की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था 52.9 पिकोमीटर होती है या 0.529 एक्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है उसके बाद कुछ मैं आपको एक दो फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होते हैं, नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने होते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-1, number of angular nodes L, number of high probability regions और मैक्सिमा, ये होते हैं n-L। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप किसी भी ऑर्बिटल का बना सकते हैं। जैसे मैं 2s का बनाता हूँ, सपोज करिए ये r है, यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर dr है। अब मेरे पास ऑर्बिटल है जो वो है 2s, ठीक है। अब मैं अगर ये देखूँ कि रेडियल नोड कितने हैं 2s में, n की वैल्यू 2 होगी, 2 - 1 रेडियल नोड हुआ। नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन n-L, 2 देखो n हो गया 2, L हो गया 0। अब 2s के अंदर एंगुलर नोड 0 हो गया, 2s के अंदर रेडियल नोड 2 - 1 हो गया। नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन या मैक्सिमा n-L, 2 - 0 मतलब 2 हो गई। तो बनाइए अब इसी की जोड़ी। ये देखो ये नोड हो गया रेडियल नोड, ये दो मैक्सिमा हो गए। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही 2p ऑर्बिटल के लिए बनाए, यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर dr और यहाँ पे r 2p के लिए। तो n = 2, l = 1, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड
यहाँ पर n की जगह 2 लिखेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ एंगुलर नोड, अब यहाँ पे एंगुलर नोड 1 है, नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। ये 2p के लिए है। ऐसे ही आप 3d के लिए बनाओ, 3d n = 3 l = 2, सेम ऐसा ही बनेगा। तो ये है एंगुलर वेव फंक्शन के बाद रेडियल प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स। इसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल आ जाते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप कैसी होगी। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप्स हम लोग बनाते हैं। देखिए एंगुलर नोड का मतलब क्या है, रेडियल नोड का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा कि जीरो नहीं हो सकती। एंगुलर का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो हो। जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, ऐसे कितने प्लेन हैं? तो p ऑर्बिटल के अंदर वो एक है, d ऑर्बिटल के अंदर वो दो है, क्योंकि l की वैल्यू जो होती है वही वो होता है। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल जो होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज y, दिस इज z, दिस इज x। तो एंगुलर वेव फंक्शन का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था अभी इसी लेक्चर में, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एंगल पे इंडिपेंडेंट है ये। तो इसका मतलब इसकी एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है, और वो ओरिएंटेशन कैसी है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल, मतलब इस तरह से। ये आपके पास 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। अब इसके अंदर कोई नोड नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप 2s ऑर्बिटल बनाएंगे तो 2s ऑर्बिटल कैसे बनेगा? इसी तरह से हम ड्रॉ करते हैं। अब 2s के अंदर सबसे पहले तो ये देखते हैं नंबर ऑफ नोड्स। 2s के अंदर 2 माइनस 1 आएगा ना, ये 2s के लिए बना रहा हूँ। तो एक नोड आप कैसे दिखाएंगे? देखो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखाएंगे, फिर उसके बाद एक नोड दिखाना है जो वो आप यहाँ से ऐसे थोड़ी सी जगह है जो वो ऐसे साफ कर लीजिए, ये नोड हो गया। इसके बाद नोड और नोड के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, ये 2s की शेप हो जाती है। ऐसे ही p के ऑर्बिटल अगर हम बनाएं तो p ऑर्बिटल्स अपने अपने रिस्पेक्टिव एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे सपोज करिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 2px हो गया, इसको बोलते हैं 2px। डंबल शेप है इसकी। ऐसे ही x एक्सिस, ये y, दिस इज 2py। ऐसे ही सपोज करिए ये z एक्सिस है, ये x है, या फिर इसको आप अलग ही तरीके से बना लेते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। ये तो px की तरह ही होगा, ये x है, ये y है,
तो ये जेड है तीसरा, तो 2p/z इसी तरह से ये 2p के ऑर्बिटल्स हैं। 3p में कोरस्पॉन्डिंगली एक नोड आएगा, तो आपको वैसे ही एक नोड दिखाना है, फिर उससे आगे वैसी ही शेप फिर बन जाएगी। अब d के ऑर्बिटल्स देखिए, d ऑर्बिटल्स की शेप कैसे बनती है। d ऑर्बिटल्स देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो आजकल नए लिटरेचर में आप लोब्स के अंदर साइन जो है वो लगाइए या नहीं लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। p ऑर्बिटल की जो लोब थी उसमें अपोजिट साइन जैसे हम लगाते हैं, लेकिन d ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है कि जो सेम लोब होती है उसके अंदर सेम साइन रहता है हमेशा। आप ये प्लस माइनस के साइन लगाओ या ना लगाओ, अब नए लिटरेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये dxy है, इसी तरह से सपोज करो ये y एक्सिस है, ये z है, ये dyz, इसी तरह से ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये है dzx। अब ये जो तीन ऑर्बिटल है ना, इन तीनों के लोब्स इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। इन तीनों में ये सिमिलरिटी है कि इनके लोब्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में हैं। जैसे यहाँ देखो, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, बीच में लोब है, तीनों में सिमिलर वेज। ऐसे ही बाकी के जो दो ऑर्बिटल हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जैसे x एक्सिस, ये y। अब जो लोब है वो ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है dx² माइनस y²। ऐसे ही ये z एक्सिस है, ये x है मान लो, तो ये dz²। z² जो होता है उसमें एक रिंग है xy प्लेन के अंदर और z एक्सिस पर उसका लोब है। इन दोनों की जो ओरिएंटेशन है वो कैसी है कि जो शेप है इनकी या जो इनके लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस है या ऑन द एक्सिस बोल सकते हो, और इन तीनों में जो लोब्स हैं वो कहाँ हैं, इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये है शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।